नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अपना स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ लक्ष्य एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख रहे हैं जो बिहार एसआई, बीपीएससी, सीडीपीओ इन सब के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वीडियो के अंत में ये तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्न पहले से मालूम थे। तो ये शुरू करते हुए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार के नए महालेखाकार कौन बनाए गए हैं? तो न्यू अकाउंटेंट जनरल ऑफ बिहार इस रामावतार शर्मा। इतना ही काफ़ी है। आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये बिहार के नए महालेखाकार बनाए गए हैं रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत में बिहार की रैंक क्या है? तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है क्योंकि यहाँ पे बिहार की रैंक है पहली। तो पहली बार किसी अच्छे चीज़ में बिहार को पहली रैंक मिली है। और ये रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित की गई है, ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। और इसी के अनुसार पूरे देश में महिला पुलिसकर्मियों के प्रतिशत में बिहार की रैंक पहली है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। हालांकि बिहार से 5 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें रामविलास पासवान जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनके निधन के बाद इन्हें पद्म भूषण सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 5 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। और इन 5 व्यक्तियों में हैं रामचंद्र मांझी, दुलारी देवी, मृदुला सिन्हा और डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। तो आइए थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इन्हें किस क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है। रामचंद्र मांझी जो भिखारी ठाकुर की नाच परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं, इन्हें ये कुचले समाज से आते हैं, ये चर्चा करना ज़रूरी नहीं है। बस आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये भिखारी ठाकुर की नाच परंपरा को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं और इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरी हैं दुलारी देवी। ये मल्लाह समाज से आती हैं और ये मिथिला पेंटिंग में अपना एक अलग स्थान बनाई हैं और इन्हें मिथिला पेंटिंग के लिए ही यह सम्मान दिया गया है। ये मधुबनी जिले के राटी गांव की रहने वाली हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, दूसरों के घर में बर्तन मांजती हैं, झाड़ू पोछा का काम करती हैं, अपने जीवन का निर्वाह इसी तरह करती हैं, लेकिन इनकी कला से प्रभावित होकर इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरे हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह। ये 92 ईयर के हैं। दिलीप कुमार सिंह को समाज एवं चिकित्सीय सेवा में बेहतर कार्य के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। और 5वीं हैं मृदुला सिन्हा, जो जिनका सहयोग साहित्य और शिक्षा में बहुत ज़्यादा रहा है। ये गोवा के राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इन्हें राजनीति के क्षेत्र में नहीं बल्कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये वो 5 लोग हैं। कौन कौन? रामचंद्र मांझी जो नाच परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, दुलारी देवी जो मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ये चिकित्सकीय सेवा के लिए सम्मानित किए गए हैं, और मृदुला सिन्हा जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। मृदुला सिन्हा को आप इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब बिहार से किसी नेता मतलब महिला नेता का नाम पूछा जाता है तो उसमें राबड़ी देवी का नाम तो हमें याद रहता है, इसके साथ मीरा कुमार भी हैं और साथ ही साथ मृदुला सिन्हा भी एक उच्च स्तरीय नेता हैं। अगला प्रश्न है। किस जिले के निवासी डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री 2021 से पुरस्कृत किया गया है? तो पद्मश्री 2021 से सम्मानित होने वाले दिलीप कुमार सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर के। तो ध्यान में रखिएगा, ये इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन थिएटर अवार्ड दिया गया है? ये नॉन अदर देन रामचंद्र मांझी ही हैं, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट इन थिएटर इस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट इन थिएटर अवार्ड और पद्मश्री सम्मान इन दोनों से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आनंद कुमार जो सुपर 30 के संचालक हैं। इन पर एक फिल्म भी आई थी, तो इन्हें अब महावीर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनता का सेवक नीतीश कुमार इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शफक बानो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शफक बानो इसके लेखक हैं।
आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं ये। यह पुस्तक उन पर लिखे गए कुल 39 लेखों का संग्रह है, यानी नीतीश जी पर लिखे गए। इससे पहले लेखिका का नीतीश कुमार पर केंद्रित भोजपुरी वीडियो ये गीत था, जिसे नीतीशे के राज में यह गाना शामिल था। पुस्तक का लोकार्पण जदयू के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य वशिष्ठ नारायण सिन्हा द्वारा किया गया। तो पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? जदयू के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य वशिष्ठ नारायण सिन्हा के द्वारा इस पुस्तक का लोकार्पण किया। तो दो बातें ध्यान में रखिएगा। पहला, इसे लिखा किसने? शफक बानो ने। बुक का क्या नाम है? जनता के सेवक नीतीश कुमार। लेखिका शफक बानो। और इसका लोकार्पण किसने किया? वशिष्ठ नारायण सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर शैवाल गुप्ता, जिनका निधन हाल ही में हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था अर्थव्यवस्था से। किस तरह? तो ये एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे, ये ध्यान में रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे शैवाल गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, और ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे था। तो अर्थव्यवस्था से तो इनका संबंध था ही। संस्थापक थे एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के। अगला प्रश्न है, बिहार के किस चिकित्सक को अमेरिका के डिस्टिंग्विश्ड एब्स्ट्रैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डिस्टिंग्विश्ड एब्स्ट्रैक्ट अवार्ड ऑफ यूएसए से सम्मानित किया गया है डॉक्टर स्वर्णिमा सिंह को। ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर स्वर्णिमा सिंह इज द अचीवर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड एब्स्ट्रैक्ट अवार्ड ऑफ यूएसए, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, शहरी शासन सूचकांक 2020 में बिहार की रैंक क्या है? तो यहाँ बिहार की रैंक है 10वीं। हालांकि ये सुशासन बाबू का राज्य है, लेकिन शहरी शासन सूचकांक में बिहार की रैंक है 10th। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि पद्म नारायण झा विरंची का निधन हाल ही में हो गया? तो ये है मैथिली भाषा के लेखक। ध्यान में रखिएगा, पद्म नारायण झा विरंची ये मैथिली भाषा के लेखक हैं और इनका निधन हाल ही में हो गया, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। स्वर्गीय पद्म नारायण झा विरंची प्रख्यात समाजवादी एवं मैथिली के लेखक और कवि थे। ये वर्ष 1967 में समाजवादी योजना सभा के बिहार संयोजक बने थे और 1970 में सोशलिस्ट पार्टी के मुखपत्र जनता साप्ताहिक के संपादक बने थे। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इनके द्वारा जो संपादन किया गया था वो पत्रिका थी जनता। 1980 में इन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था और इनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। हाल ही में चर्चा में रहा मौसम विज्ञान केंद्र पटना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। ध्यान में रखिएगा, मौसम विज्ञान केंद्र पटना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। तो स्थापना तो इसकी 1867 में हुई थी। अब आइए ये जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों था। तो ब्रिटिश कोर ऑफ इंजीनियर्स द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आर्मी मेडिकल कोर द्वारा महामारी और अन्य बीमारियों पर मौसम के प्रभाव के अध्ययन के लिए इसे संचालित किया जाता रहा। कुछ सालों के बाद वेधशाला चलने के बाद नए उपकरणों के साथ 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना को विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा की ओर से शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा मिला है और इसीलिए ये चर्चे में है। सितंबर 2020 में 72वीं कार्यकारी परिषद की बैठक में पटना को यह दर्जा दिया गया। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये चर्चे में क्यों है। तो मौसम विज्ञान केंद्र पटना को विश्व मौसम विज्ञान केंद्र जिनेवा की ओर से शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा मिला है। कौन सा दर्जा? शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा मिला है और इसलिए ये चर्चे में है, जिसकी स्थापना 1867 में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस बिहारी लड़की ने केदारकंठ के सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा लहराकर एक राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये है नॉन अदर देन अपर्णा। तो इन्होंने केदारकंठ के सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा लहराया है, अपर्णा कुमारी ने। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो नालंदा ज़िले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं अपर्णा। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। नालंदा ज़िले के छोटे से गांव मेघी की रहने वाली अपर्णा ने पिछले 30 दिसंबर को केदारकंठ की 12,500 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है। उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित केदारकंठ ट्रैक की ऊंचाई 300 मीटर यानी 12,500 फीट है और यह पूरा ट्रैक लगभग 20 किलोमीटर का है, जिसे इस कपाती ठंड में अपर्णा ने तय किया है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए केदारकंठ के सर्वोच्च शिखर पर अपर्णा ने तिरंगा लहराया है और ये नालंदा ज़िले की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किस वर्ष पहली बार मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था, जो कोरोना में भी हुआ था
और यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017 में। 2017 में बिहार में पहली बार मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था और ये विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन चेन था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ह्यूमन चेन इन बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, होगा ही लॉन्गेस्ट क्योंकि जनघनत्व भी तो अच्छा खासा है। भारत सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र को दिसंबर 2020 के प्रभाव से स्वच्छता का कौन सा क्षेत्र घोषित किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है ODF प्लस। तो भारत सरकार ने पटना नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया है, आप ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए, भारत सरकार ने पटना नगर निगम क्षेत्र को दिसंबर 2020 के प्रभाव से स्वच्छता का कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया? तो ODF प्लस। ODF प्लस क्या है, आइए इसे समझते हैं। जिन शहरों में आबादी के अनुपात में सरकार द्वारा तय किए गए निजी सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था होती है, यानी खुले से शौच में मुक्त होते हैं, उन्हें ODF घोषित किया जाता है। एक शहर वार्ड या कार्य क्षेत्र की ODF प्लस घोषित किया जा सकता है तब जब किसी दिन किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच करते या यूरिनेट यानी पेशाब करते हुए नहीं पाया जाता है और सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक को और सुव्यवस्थित है। सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय कार्यात्मक और सुव्यवस्थित है, यानी अपशिष्ट प्रबंधन, जो उसका निकलने वाला जो कचरा है उसका प्रबंधन अच्छे से है, तो उसे ODF प्लस का दर्जा दिया जाता है। शहरों को गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत शहरों को स्टार सिटी, 3 स्टार सिटी, 5 स्टार सिटी एवं 7 स्टार सिटी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ODF प्लस घोषित होते ही पटना नगर निगम द्वारा 3 स्टार सिटी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन की तैयारी की जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए तय मापदंडों के अनुसार ODF प्लस शहर को 300 अंक प्राप्त एवं 3 स्टार सिटी शहरों के अलावा 600 अंक दिए जाते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत सर्टिफिकेशन के लिए विभिन्न श्रेणी में कुल 1800 अंक निर्धारित हैं। पटना नगर निगम द्वारा मापदंडों एवं प्रक्रियाओं को ससमय पूर्ण कर कम से कम 900 अंक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि पटना नगर निगम को कौन सा दर्जा दिया गया है, ODF प्लस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का पहला ट्रैफिक IG किसे बनाया गया है? तो ये है MR नायक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये है ट्रैफिक IG। अगला प्रश्न देखते हैं, इन पर पूरे यातायात की व्यवस्था होगी MR नायर पर। बिहार का पहला नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जा रहा है? तो ये है दरभंगा। बिहार का पहला नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट दरभंगा में खोला जा रहा है। बिहार में राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये है नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में। नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में कलरव महोत्सव, ये जो पक्षियों के लिए है, इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो कलरव महोत्सव, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 जनवरी को किया गया। पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम जगाने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा पक्षी और प्रकृति के क्षेत्र से जुड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नामचीन संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के वैज्ञानिकों के सहयोग से इसका आयोजन 17 जनवरी 2021 तक किया गया था। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा कि पक्षी प्रेम जगाने के लिए नीतीश कुमार द्वारा कलरव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नागीनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में। थोड़ा युवाओं के प्रति भी अपना प्रेम जगाते और उनके रोजगार की व्यवस्था करते नीतीश जी। बिहार के सभी जिलों और अनुमंडल अस्पतालों की कैंटीन अब किस नाम से जानी जाएगी या चलाया जाएगा? तो ये है दीदी की रसोई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन अस्पतालों की कैंटीन अब जीविका दीदियाँ चलाएंगी। इसके साथ ही प्रति मरीज को रोज़ के भोजन के लिए मिलने वाली राशि को 100 से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि मरीज की राशि कितनी कर दी गई है, तो 100 से 150। बिहार सरकार ने दीदी की रसोई के पेशेवर प्रशिक्षण के लिए कुटुम्बश्री करार किया है। कुटुम्बश्री दीदियों को अनेक प्रशिक्षण मॉड्यूल जैसे ग्राहकों के साथ संवाद, स्वच्छता, रखरखाव, संकट प्रबंधन, कच्चे माल की खरीद, इसकी टेक्निक, मेनू योजना, लेखा और पुस्तक साधारण लागत और कई अन्य प्रासंगिक विषयों पर कौशल प्रशिक्षण देती है और एक बैच में 35 दीदियों के प्रशिक्षण का इंतजाम है। बिहार के किस व्यक्ति को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के माध्यम से प्रतिष्ठित विलियम एच फोगे ग्लोब हेल्थ अवार्ड दिया गया है? तो ये हैं प्रीति प्रियदर्शनी।
नाम भी बहुत सुंदर है। तो इन्हें मिला है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, विलियम एच फोगी ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। आप सिर्फ ग्लोबल हेल्थ अवार्ड ध्यान में रख सकते हैं जो प्रीति प्रियदर्शनी को मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये है नीतीश कुमार। इन्हें बहुत सारा वर्ल्ड पुरस्कार मिला है, तो इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने के लिए और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया है। वह लगातार 3 टर्म से बिहार के सीएम हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति ने लगातार 1 मिनट 20 सेकंड तक शंख बजाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये है शंभू कुमार। इन्होंने कितने देर तक शंख बजाया है? तो इन्होंने 80 सेकंड तक शंख बजाया है, 1 मिनट 20 सेकंड तक। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, शायद आपका नाम भी गिनीज बुक में आ जाए। तो शंभू कुमार ने 1 मिनट 20 सेकंड तक लगातार शंख बजाया है और इसलिए इनका नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो गिनीज बुक में दर्ज होने का एक ये भी अच्छा तरीका है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किनकी अध्यक्षता में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया है? तो ये हैं अखिलेश कुमार जैन। इनकी अध्यक्षता में धार्मिक न्यास बोर्ड का गठन किया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिलेश कुमार जैन को ध्यान में रखिएगा, ये धार्मिक न्यास बोर्ड के गठन के अध्यक्ष हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए चलो कंपनी के साथ समझौता किया है। किसने? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने। कंपनी कौन सी है? चलो। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस विश्वविद्यालय को GRIHA काउंसिल ने 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है? तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय। तो बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को GRIHA यानी गृह काउंसिल ने 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है। तो GRIHA क्या है? तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट। इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को 5 स्टार दिए गए हैं। 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बिहार की किस महिला को प्रदान किया गया है? तो ये है रंजू कुमारी। कौन सा पुरस्कार दिया गया है इन्हें? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की NM रंजू ने 9 सितंबर 1998 को भगवान हाट PHC में योगदान दिया था। तब से मरीजों की सेवा में लगी हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित ये हैं रंजू कुमारी। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में भारत सरकार ने नर्सों के अनुकरणीय काम को सम्मानित करने के लिए की थी। 2020 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती थी, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया। ये ध्यान में रखिएगा, 2020 का वर्ष नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल माध्यम से दिया गया। इस साल दिया गया। इसमें प्रशस्ति पत्र 50,000 रुपये और 2 साल का सेवा विस्तार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले 8 सीट रोपवे का सफल ट्रायल हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो ये राजगीर हिल्स नालंदा है। तो 8 सीट रोपवे का सफल ट्रायल राजगीर हिल्स नालंदा में संपन्न हुआ, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पटना में महत्वाकांक्षी परियोजना दीघा आर ब्लॉक 6 लेन सड़क का नाम किस पर रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अटल पथ के नाम से जाना जाएगा। पटना में दीघा आर ब्लॉक 6 लेन सड़क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अटल पथ रखा गया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्लॉक दीघा 6 लेन अटल पथ प्रदेश की पहली ऐसी सड़क है जिसमें नॉइज बैरियर्स के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सड़क का उद्घाटन किया, जिसके बाद इसे औपचारिक रूप से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। रेलवे की ज़मीन पर बनी सड़क यह 21 महीने में बनकर तैयार हुई है, जिसकी कुल लंबाई 6.3 किलोमीटर है। इस सड़क से बेली रोड की सीधी कनेक्टिविटी है। इस सड़क के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने भारतीय रेलवे को 2 से 21 करोड़ रुपए ज़मीन के लिए अदा किए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बिहार का स्कोर क्या है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, इसमें बिहार का स्कोर है 14.48।
इतना काफ़ी है, आप ये ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, और इसमें बिहार को 14.48 स्कोर मिला है, जिसमें कर्नाटक उच्च स्थान पर है और बिहार अंतिम स्थान पर है। बिहार अंतिम स्थान पर है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बिहार करंट अफेयर्स, जो आपकी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।